हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि आपका स्टडी विद मी रश्मि में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इंटीग्रेशन पे बना हुआ है, यानी भारतीय रियासतों का एकीकरण। भारतीय रियासतों का एकीकरण उस समय के होम मिनिस्टर जो थे, यानी जो उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भारत में ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश का शासन था, तो शासन दो वर्गों में उसमें विभाजित था। पहला ब्रिटिश शासन और दूसरा राज्य रजवाड़ों यानी देसी रियासतों का शासन। जितना भी आप येलो पार्ट देख रहे हैं ये देसी रियासतों के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रिंसली स्टेट थे ये। और जितना भी ये रेड पार्ट है ये ब्रिटिश शासन में आता था। ब्रिटिश शासन का क्या था कि ये पूरे ब्रिटिशर्स के अंडर में था, इसमें कोई भी और इनसे ऊपर नहीं था, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर में पूरी तरीके ये क्षेत्र थे। लेकिन जितना भी आप ये येलो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर देसी रियासतों का शासन था, यानी कि वो राजा महाराजा वहाँ के मेन थे, लेकिन वो किसके अंडर रहकर काम कर सकते थे? ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम कर सकते थे। तो ये चीज़ चलती चली आ रही थी। लेकिन फिर जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने दो विकल्प रखे सामने। इन प्रिंसली स्टेट के सामने दो विकल्प रख दिए। पहला विकल्प ये था कि ये स्टेट चाहे तो अपनी इच्छानुसार भारत में या पाकिस्तान में जिसमें भी चाहे उसमें अपना विलय कर सकती हैं, यानी उसमें अपना मिल सकती हैं। चाहे तो भारत में मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरा विकल्प बहुत खतरनाक था। दूसरा विकल्प जो रखा उन्होंने वो ये रखा कि ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकती हैं। अब देखिए, स्वतंत्र हो जाने से, अगर ये स्वतंत्र हो जाती, आज की डेट की बात अगर हम देखें तो अगर ये स्वतंत्र होती तो कितना बिखरा हुआ भारत होता, यानी हमारे अंडर में कितना भारत होता जितना भी ये रेड वाला है। बाकी का ये क्या होता, ये या तो स्वतंत्र होता या पाकिस्तान में के अंडर में होता। अगर पाकिस्तान के अंडर में होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान का जो हिस्सा पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, और ये जो स्टेट है वो यहाँ से यहाँ कैसे शासन होता आप खुद सोचिए। तो ये जो जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता। तो इसको अ, इस इन सब टिपिकल जितनी भी समस्याएं थी इनको देखते हुए जो लौह पुरुष हैं यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। क्योंकि देश को आज़ाद होने के बाद जो सबसे बड़ी कठिन चुनौती थी वो देश भर में फैली रियासतों को एक करने की थी। अब देखिए, चारों तरफ बिखरी हुई रियासतें हैं, आज इन सबको एक कर दिया गया है, तभी हम ये पूरा ये मैप अपना संपूर्ण भारत देख पाते हैं। तो ये सारी जो चुनौती थी ये किसने ली? सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष आई, और उन्होंने इसे बखूबी निभाया भी। तो हुआ क्या था, अब इसे समझ लीजिए। देखिए, ऐसा था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद देश का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने में पंजाब और पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था उसे पाकिस्तान बनाया गया। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में जितने भी क्षेत्र आते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के राज्यों के कुछ हिस्सों से मिलकर ही पाकिस्तान बना है। लेकिन अगर मेनली बात की जाए तो पंजाब और पूर्वी बंगाल के हिस्से से पाकिस्तान बनाया गया। और इनकी जो मध्य रियासतें थी, अगर हम भारत की बात करें तो जो सेंट्रल में है या जो साउथ में रियासतें हैं उनका पाकिस्तान से मिलना नामुमकिन था, क्योंकि अगर वो मिल जाती तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। तो क्या हुआ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके प्रयासों से, और इनके जो सहयोगी थे, जो सचिव थे वीपी मेनन, इनके प्रयासों से इन्होंने अगर हम पूरी रियासतों की बात करें तो टोटल उस वक्त 562 रियासतें थी, और उन 562 रियासतों को इन्होंने भारत में विलय कर लिया। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो 3 रियासतें ऐसी थीं, 3 क्या और भी ज़्यादा थीं, लेकिन ये जो 3 थी इन्होंने सबसे ज़्यादा हेडेक की है। तो जो ये 3 रियासतें थीं, ख़ास तौर पे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इनको मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। त्रावणकोर भी थी लेकिन उसका भी विलय हो गया था। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जिस रियासत की, वो है जूनागढ़।
जूनागढ़ की जो रियासत थी, जूनागढ़ के एक नवाब थे, उनका नाम था महाबत खान। और ये महाबत खान बहुत ही रंगीले किस्म के नवाब थे। तो क्या हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ विलय करेगा। अब इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन वहाँ की जो, ये तो महाबत खान थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने की घोषणा कर दी, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो क्या थी, वो हिंदू जनता थी। और वो जनता क्या चाहती थी कि वो भारत से विलय करने के पक्ष में थी। अब इस बात को लेकर के जनता का नवाब के साथ क्या हुआ, विद्रोह हो गया। अब जब जनता का नवाब के साथ विद्रोह हो गया और जैसे ही भारतीय सरकार को ये पता चला कि वहाँ पे बहुत भयंकर विद्रोह हो रहा है, तो भारतीय सेना ने जूनागढ़ में जाकर के घेराबंदी कर दी। जैसे ही घेराबंदी हुई, वहाँ का नवाब डर करके पाकिस्तान भाग गया। जब वो पाकिस्तान चला गया तो क्या हुआ कि शाहनवाज भुट्टो, जो नवाब के दीवान थे, शाहनवाज भुट्टो ये वही हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी हैं, और इनके बेटे का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो आगे चल कर के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। और उनकी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनकी बेटी हैं बेनज़ीर भुट्टो, तो ये वही हैं। तो ये जो शाहनवाज भुट्टो थे, ये दीवान थे नवाब के। इन्होंने 9 नवंबर 1947 को अपील की कि जूनागढ़ को भारत में विलय कर लो। इन्होंने जब अपील कर दी तो क्या हुआ कि जूनागढ़ भारत का हो गया। लेकिन उसके बावजूद भारत का हमेशा जो रवैया रहा है वो बहुत ही निष्पक्ष रहा है। तो 1948 को एक रेफरेंडम कराया गया, यानी जनमत संग्रह कराया गया, जिससे ये साफ हो गया कि जूनागढ़ की जनता वाकई में भारत के साथ विलय करना चाहती है। अब ये जनमत संग्रह क्या मतलब, वोटिंग करना, कि जनता के थ्रू ये जाना गया वोटिंग करवा करके, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है या भारत के साथ। वोटिंग से ये क्लियर हो गया कि वो भारत के साथ विलय करना चाहती है। तो इस तरीके से जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है कश्मीर। अब देखिए कश्मीर का क्या था कि कश्मीर के राजा जो थे उस समय हरी सिंह थे। हरी सिंह गुलाब सिंह के पोते थे। और इन्हीं के टाइम पे एक सामाजिक नेता थे, सोशल लीडर थे कश्मीर में ही, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। अब देखिए क्या हुआ कि हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कौन सा विलय पत्र, भारत के साथ मिलने का या पाकिस्तान के साथ मिलने का। यानी उनका क्या इरादा था कि ना वो भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में, वो क्या करेंगे, वो स्वतंत्र शासन करेंगे। ये इस तरीके का था उनका। वो जब उनसे बात की गई तो वो आनाकानी करने लगे कि उन्हें किसी के साथ नहीं मिलना है। जब ये सारी बातें चल ही रही थी तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक चाल चल दी। उसने क्या किया कि अफ़गानिस्तान के जितने भी कबायली थे, कबायली एक बर्बर किस्म की जनजाति थी, यानी कि ट्राइब्स थी अफ़गानिस्तान की, उनको क्या किया, उनको पाकिस्तान ने उकसाया कश्मीर में हिंसा करने के लिए। अब ये जब कबायली यहाँ पर कश्मीर में आकर के हिंसा करने लगे और कश्मीर पर धीरे धीरे अधिकार करना चालू कर दिया, तो इन कबायलियों ने बारामूला तक अधिकार कर लिया। अब देखिए जो भी ये सारी चीज़ें थीं, यानी रियासतों को पहले ही बोला गया था कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हो तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। यानी ऐसा ही था ना कि भाई अगर कोई भी रियासत अलग थलग पड़ी रहेगी तो उस पर कोई भी दूसरा शक्तिशाली देश आकर के आसानी से अधिकार कर लेगा, और वही पाकिस्तान कर रहा था धीरे धीरे। तो जब पाकिस्तान ये कर रहा था कबायलियों के थ्रू, तो उस वक्त क्या हुआ कि जितने राजा हरी सिंह डर गए। अब जब राजा हरी सिंह डर गए कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, वो सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे थे, उनकी जो फ़ौज थी वो पूरी तरीके से कश्मीर को नहीं संभाल पा रही थी और ना ही बचा पा रही थी। तो हुआ ये कि चिंतित होकर राजा हरी सिंह ने भारत से सहायता मांग ली। अब जब भारत से सहायता मांगी तो भारत ने भी सहायता की, और बदले में हरी सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर भी कर दिए, यानी कि भारत के साथ मिलना चाहते हैं, इस पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। अब जब हस्ताक्षर हो गया और कश्मीर हमारा हो गया, तो भारतीय सेना ने भी कबायलियों को कश्मीर में जा कर के बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ा तो, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे हो गई। हुआ ये कि ये पूरा मसला जो था सरदार पटेल ने
बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि इसको संयुक्त राष्ट्र ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो सारा का सारा मसला उठा कर के कहाँ ले गए, संयुक्त राष्ट्र में ले गए। अब जो सारा मसला संयुक्त राष्ट्र चला गया तो इसका नतीजा देखिए क्या हुआ। 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर हुआ, यानी युद्ध विराम हो गया। अब जब सीज़ फायर हो गया तो जिसकी सेना जहाँ तक आ गई थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई। जहाँ तक स्टॉप हो गई वो उसके एरिए में, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब जैसे भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया था भारत से, तो खदेड़ करके उनको ले गए कहाँ तक, पीओके के हिस्से तक खदेड़ दिया था। अब जो पीओके का हिस्सा यानी कि वो पहले हमारा ही था, यानी भारत का ही हिस्सा था, वहाँ पे कबायली थे और जितने हिस्से तक खदेड़ दिया था वो हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाया और वो भारत के अधिकार क्षेत्र में रहा। और जहाँ तक खदेड़ दिया था यानी जहाँ पे कबायली अभी भी डटे हुए थे वो हिस्सा किसका किसका हो गया, पाकिस्तान के अंडर में चला गया, यानी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं आज, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये हिस्सा पाकिस्तान के अंडर चला गया। तो ये थी क्या, कश्मीर की कहानी। ऐसे हुआ कश्मीर का। और जो मसला बहुत मुश्किल से सॉल्व हो पाया है, अभी भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी धारा 370 वहाँ से हटाई जा चुकी है। धारा 370 को विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये क्या थी। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ कि कश्मीर इस तरीके से, कश्मीर पे भारत का अधिकार हो गया। नेक्स्ट आता है हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद की कहानी क्या थी। ये जो हैदराबाद रियासत थी, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी और समृद्ध रियासत थी, यानी बहुत ज़्यादा पैसे वाली रियासत थी। और यहाँ पे जो शासन था वो निज़ाम उस्मान अली का शासन था। यहाँ पे निज़ाम शासन करते थे और उस्मान अली थे। इनके जब इनका शासन था तो उसी वक्त एक बहुत ही क्रिमिनल टाइप का एक व्यक्ति था और वो उस समय का सोशल लीडर भी था। उसका नाम था कासिम रिजवी। ये क्या करता था, ये फ़ौज को लीड करता था, यानी सैन्य अधिकारी था और साथ ही साथ निज़ाम के कान भी भरता रहता था। तो ये सारी कहानी थी हैदराबाद की। अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था उसने पाकिस्तान की शय पाकर निज़ाम ने क्या किया कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब हैदराबाद, मैंने बताया ना, हैदराबाद क्या एक समृद्धशील क्षेत्र था और इंडिया के साउथ में था, तो सेंटर में पड़ता है बिल्कुल। तो ये काफ़ी बड़ा था। अब जब इसने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो अब इसे तो ये भारत का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि चारों तरफ भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। लेकिन जब ये बीच में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो क्या हुआ कि सरदार पटेल ने हैदराबाद से बात की और बात की, 1 साल का समय भी दिया कि आप 1 साल में सोच के बताइए, सोच लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बदले में आपको क्या मिलेगी कि आपको सुरक्षा मिलेगी और भी कई सारी चीज़ें बताई उनको कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन हैदराबाद जो था उसने वो 1 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया और उल्टा धमकी दे दी। उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे जब मीटिंग हुई तो उनको धमकी भी दे दी कि इस मसले को वो क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र ले जाएगा हैदराबाद। जब ये सारी बातें हो गई तो सरदार पटेल, फिर उनको अच्छी तरीके समझ में आ गया कि हैदराबाद को कैसे इससे निपटना है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ और देखी कि ये जो हैदराबाद है इसकी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बन रही है, पाकिस्तान की अच्छी खासी आर्थिक सहायता भी करता है ये। साथ ही साथ घिरा तो भारतीय भूभाग से है लेकिन पाकिस्तान की तरफ इसका कुछ ज़्यादा ही झुकाव है। तो ये सारी बातें बहुत ही चिंताजनक थी और इससे जो है सरदार पटेल बहुत चिंतित भी हुए। फिर क्या हुआ कि सरदार पटेल ने क्या किया कि भारतीय सेना को 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद में प्रवेश करा दिया गया। अब जब भारतीय सेना हैदराबाद चली गई तो कुछ नहीं, बस 5 दिनों के अंदर ही अंदर हैदराबाद के निज़ाम को आत्मसमर्पण करने की नौबत आ गई। हैदराबाद के निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया।
तो ये कहानी थी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के भारत में विलय होने की। इस तरीके से हैदराबाद, कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो थे ये बड़ी रियासतें थी। सबसे बड़ी रियासतें अगर हम बात करें तो हैदराबाद और मैसूर की थी, लेकिन ये सभी इम्पॉर्टेंट रियासतें थी। तो कुल 562 रियासतों का भारत में उस समय एकीकरण करने का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और उनके सचिव वीपी मेनन ने भी इसमें बहुत काम किया था। अब कुछ क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक जो हमारे भारत में ही क्षेत्र थे, पांडिचेरी, यनम-माहे, कराईकाल, तो यहाँ पर जो उस समय शासन था वो फ्रांस का शासन था। अब देखिए, अंग्रेज़ तो चले गए भारत छोड़ करके, लेकिन फ्रांस अभी भी डटा हुआ था और फ्रांस इन भूभागों को छोड़ नहीं रहा था। फ्रांस को भ्रम था कि यहाँ की जो जनता है वो फ्रांस के साथ है, यानी वो फ्रांस के अंडर में रहना चाहती है। फ्रांस ने कह दिया कि रेफरेंडम करा लीजिए। फ्रांस को भ्रम था क्योंकि कि जनता तो हमारे ही साथ है। रेफरेंडम हुआ, फ्रांस बुरी तरीके से हार गया क्योंकि वहाँ की जनता भारत से ही मिलना चाहती थी। तो इस तरीके से 14 अगस्त 1949 को पांडिचेरी, यनम-माहे, कराईकल हमारे हो गए, यानी भारत के हिस्से बन गए। नेक्स्ट, अब इसमें हम गोवा की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, गोवा जो था, गोवा, दमन, दीव, नगर हवेली, ये इन सभी पर पुर्तगाल का अधिकार था। अब जब पुर्तगाल का अधिकार था तो पुर्तगाल इनको छोड़ने को ही तैयार नहीं था। अब इसको इतना टाइम हो गया, इतना लंबा टाइम। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो उनकी 1950 में डेथ हो चुकी थी, लेकिन गोवा को छुड़वाने का अगर हम श्रेय देते हैं तो वो है नेहरू जी का, जो प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे। तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर क्या किया कि 1961 में, यानी इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद, 1961 में सैन्य कार्यवाही से एक दिन में ही पुर्तगाल को गोवा से स्वतंत्र करा लिया। समझ लीजिए, एक दिन का काम था केवल। तो 1961 में गोवा भी स्वतंत्र होकर के भारत का हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से देखा हमने कि ये सारी चीज़ें जो थी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना ज़्यादा योगदान था। और इन्होंने जो है शुरुआत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन से शुरुआत की थी 1918 में, जिसमें इन्होंने खेड़ा किसानों को बहुत ही हैवी टैक्स से, भारी भरकम टैक्स से छूट दिलवाई थी। और बारदोली सत्याग्रह भी, इनका एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, और इसमें भी इन्होंने टैक्स से जो है छूट दिलवाई थी, टैक्स इनका घटवाया था। 6.3% तक इनका टैक्स कम करवा दिया था। इससे प्रसन्न होकर जो बारदोली की महिलाएं थीं, उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये सारी कहानी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव सलाहकार थे, और इनका बहुत ज़्यादा योगदान है देश के एकीकरण में। इन्होंने जा कर के बात की है सबसे, जैसे जोधपुर रियासत है या त्रावणकोर रियासत है, तो इनमें ये भी आसानी से विलय नहीं हो रही थी भारत में। तो इन पे भी अगर हम बात करें तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है इनको भारत में विलय करने के लिए। और इसीलिए जो है आज स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो 182 मीटर ऊंची इनकी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के निकट है। तो ये नर्मदा जिला पड़ता है, वहीं पर ही ये प्रतिमा बनाई गई है, जिसका जो लोकार्पण किया गया था 2018 में किया गया था। तो ये देखा आपने, इन सब वजहों से आज हमारा जो पूरा देश है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा भारत देश है, और जिसका क्षेत्रफल आज 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई 3,214 किलोमीटर है, चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। हम बहुत गर्व के साथ आज बता पाते हैं, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, तभी आज हमारे देश का मैप जो है वो इस तरीके का बना हुआ है, जिसमें यूनिटी है और सारी रियासतें एक हो गई थी, जिसकी वजह से ये मैप का क्रिएशन हो पाया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।